Hello and welcome to this video tutorial. And in this video tutorial we'll discuss about environment. इस ट्यूटोरियल में हम लोग एनवायरनमेंट पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे और आप जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी एनवायरनमेंट अगर आपका टॉपिक है तो यहाँ पे मैं उससे जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो समझाने वाला हूँ और साथ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस या फिर जो भी आपके थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस जो इसमें बन सकते हैं वो भी मैं इसमें आपसे डिस्कस करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये सेशन। तो इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो क्या है, आपके सामने नदी, पहाड़, झरने, एनिमल्स, प्लांट्स, आपके पास जो आपके फेलो ह्यूमन बींग्स जो है, ये पूरे जो सृष्टि जो आप आसपास देख रहे हो, सामने टेबल है, चेयर है, कुछ भी मटेरियल है, कुछ भी चीज़ है, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। एनवायरनमेंट आपने सुना होगा कि एनवायरनमेंट को हम डेली यूज़ में कैसे प्रकार से काम लाते हैं कि यार मैं इस एनवायरनमेंट में था, वो स्टूडेंट और जो उसके स्टूडेंट्स थे, आसपास जो दोस्त थे वो अच्छे नहीं मिले, इस कारण वो बिगड़ गया। मतलब कि हम कहेंगे उसको एनवायरनमेंट ख़राब मिला। या फिर हम कहते हैं कि यार वो मनाली गया और मनाली में इतनी ताज़ा हवा चल रही थी, इतनी ब्यूटीफुल सनलाइट आ रही थी, इतनी सुहावना पूरा मौसम था, इतनी ठंडी हवाएं बह रही थी, ठंडी ब्रीज थी, तो इतना अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे हम बोलेंगे वहाँ पे एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट है या फिर एक अच्छा एनवायरनमेंट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एनवायरनमेंट वर्ड का हमने यूज़ किया है, तो वो एनवायरनमेंट है क्या, आइए वो जानते हैं इसमें। तो जो नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है वो है लेक्चर फ्लो के बारे में। हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द लेक्चर फ्लो, कि आज जो हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे वो क्या क्या टॉपिक्स हमारे कवर होंगे वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन से पर्यावरण की जो परिभाषा है उसको किस प्रकार से परिभाषित करते हैं वो हम समझेंगे। दूसरी बात है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के कौन कौन से टाइप्स है वो हम इसमें आपसे समझेंगे, जिसमें नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, मैन मेड एनवायरनमेंट क्या है, सोशल एनवायरनमेंट क्या है। थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में कि एनवायरनमेंट किस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जल मंडल है, हाइड्रोस्फीयर जिसको बोलते हैं, आपका अर्थ का है जो लिथोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं, आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो सारी बातें हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। फिर अपना फोर्थ जो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में हम डिफरेंट चीज़ पढ़ेंगे कि एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। तो जो बायोटिक है उसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं और अबायोटिक है उसमें क्या क्या पार्ट्स है वो हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में। फिर उसके बाद में हम समझेंगे मैन एंड एनवायरनमेंट, मानव और पर्यावरण के बीच की कहानी। मतलब उसमें हम जानेंगे जो टॉप जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो साइंटिस्ट जो एनवायरनमेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके क्या विचार है, क्या डिफरेंट थिंकिंग्स हैं वो हम समझेंगे। मैन किस प्रकार से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है या फिर एनवायरनमेंट मैन को किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है, तो वो हम सब जानेंगे मैन एंड एनवायरनमेंट में। उसके बाद हम बात करेंगे इकोसिस्टम, व्हाट इज़ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होता क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है वो हम जानेंगे इकोसिस्टम में। और उसके बाद में कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या है वो हम इसमें जानते हैं। तो ये हमारा लेक्चर फ्लो है और इसी को हम पकड़ते हुए एक एक चीज़ को हम समझते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे बेसिक जो पॉइंट है, जो स्टार्टिंग जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट, परिभाषा एनवायरनमेंट की। तो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट का मतलब होता है फ्रेंच भाषा में इनवायरन से ये शब्द बना है, ENVIRON, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब होता है गिरा हुआ। तो कंडीशंस विच कवर्स एंड अफेक्ट अ लाइफ, वो स्थिति जो किसी की लाइफ, किसी जीव की लाइफ और समूह, ग्रुप ऑफ लाइफ की ज़िंदगी से घिरी हुई है और उसको अफेक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट। और जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग हमारे आसपास क्या है, हम पहाड़ है, नदी है, समुद्र है। फिर उसके बाद में हम अगर एनिमल्स में जाते हैं तो आप घर के पास में देखेंगे डॉग्स है, कैट्स है,
और फिर आप देखेंगे कि जैसे रैट्स है, फिर हाउस फ्लाई है, ये तो आपको दिख पा रहे हैं। फिर साथ में कुछ ऐसी भी जो लाइफ है जो आपको दिख ही नहीं पा रही है, जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटोजुआ है। तो इस प्रकार के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी आपके आसपास है, इर्द गिर्द है, वो भी एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और वाटर बॉडीज़ है, जैसे नदी है, आपका झरने हैं, आपके समुद्र है, ये सारी चीज़ जो है वो एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, माउंटेन है, रेन है, बैक्टीरिया है, फॉरेस्ट है, सी है, क्लाउड्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है अराउंड अस दैट अफेक्ट और दैट इनसर्कल आवर लाइफ। जो भी हमारी लाइफ के आसपास जो भी चीज़ है और जो हमको जो है अफेक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे एनवायरनमेंट। जैसे कि सूरज की रोशनी से और हवाएं का जो फ्लो हो रहा है, और एक आप कहेंगे कि मैं समुद्र से बहुत दूर रहता हूँ और समुद्र मेरी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है, समुद्र मेरे एनवायरनमेंट में कैसे है। देखो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सूरज की गर्मी से जब हवाएं फ्लो होती है और जब वो समुद्र के ऊपर जो वाटर वेपर्स होते हैं, जो समुद्र का जो पानी जो वाटर वेपर के तौर पे जो सन उसको ऊपर उठा होता है वो, तो उसको वो जो हवा आती है उसको वो कैरी करती है उस वाटर को, और फिर आपके शहर, आपके राज्य में भी वो जो है बरसात करती है, वर्षण जिसको हम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल आप उससे बहुत दूर है, उसके बावजूद भी वो आपको अफेक्ट कर रही है। तो हम भी बोलेंगे कि जो सी है वो भी आपका पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट है। तो मतलब इसमें जो भी सारी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी तौर पे कैसे न कैसे आपसे जुड़ी हुई है, तो उसको हम बोलेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ में आई बात। सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्या कहूँगा मैं कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट वो सभी चीज़ों जिनसे आप घिरे हुए हैं और जो आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रही है, उसको मैं कहूँगा एनवायरनमेंट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है। तो टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में एक होता है नेचुरल एनवायरनमेंट, और जिसमें हम उसको आगे क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल जो कंडीशंस है, तो वो हम इसमें और आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ में डिटेल में। फिर सेकंड बात है मैन मेड, और थर्ड बात है होगी आपकी सोशल एनवायरनमेंट। तो देखिए नेचुरल में ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं। इनऑर्गेनिक में जो फिजिकल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर है, गैसेस है, ग्रेविटेशन फोर्स है, वो भी आपको अफेक्ट कर रही है, तो वो भी आपका एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूट होगा। सॉइल है, मृदा है, पानी है, जल है, खनिज है, मिनरल्स है। तो ये सभी बातें जो नेचुरल में आते हैं, तो नेचुरल प्रकार से आपके आसपास है। फिर नेक्स्ट आप देखिए मैन मेड। मैन मेड में क्या है, जैसे देखो जंगल में पेड़ उगे हुए हैं, जंगल में अपने आप पौधे लगे हुए हैं, तो हम उसको नेचुरल एनवायरनमेंट कहेंगे, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, मैन का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर अगर मैं बात करूँ खेत की, अगर मैं पूछूँ कि खेत क्या नेचुरल एनवायरनमेंट है या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट है, तो मैं बोलूँगा कि खेत है, जो एग्रीकल्चर फार्मिंग लैंड्स हैं, वो हमारे जो है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड एनवायरनमेंट बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैन ने बनाई है, मैन के द्वारा बनाई गई है। बात सही है आपकी, भाई घास है या फिर जो पेड़ पौधे हैं वो है तो नेचुरल चीज़, बात सही है। पर जो एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया है वो मानव ने किया है, तो उसको भी हम मैन मेड एनवायरनमेंट में लेते हैं। और जो इंडस्ट्रीज़ है, एयरपोर्ट है, ये जो भी चीज़ें हैं जो मैन ने बनाई है, एक पूरा जो सिस्टम है, उसको हम जो भी सिस्टम है उसको हम बोलेंगे मैन मेड एनवायरनमेंट बोलेंगे। फिर उसके बाद में आता है सोशल एनवायरनमेंट, जो हम जिस जगह पे रह रहे हैं और उसमें कई सोशल और कल्चरल कंडीशंस जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, जैसे कि लैंग्वेज है। आप मान लीजिए यूपी साइड में है तो प्योर हिंदी बोल रहे हैं, आप बिहार साइड में है तो बिहार एसेंट में बोल रहे हैं, बंगाल साइड में है बंगाली एसेंट में बोल रहे होंगे। आप अगर अमेरिका जाओगे तो वहाँ पे अलग एसेंट से बात की जा रही है इंग्लिश में, ब्रिटेन जाओगे तो वहाँ पे अलग प्रकार से लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। तो ये सब जो है ये भी अगेन हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है, तो इसको भी हम सोशल एनवायरनमेंट में कहेंगे। लाइफ स्टाइल की मैं बात कहूँ तो लाइफ स्टाइल देखिए कि लाइफ स्टाइल डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम में अलग अलग होती है, ठीक है। वो आपके जो मौसम है उस पर भी वो डिपेंड करती है। फिर मैं बात करूँ क्लोथ्स की बात करूँ, कल्चर की बात करूँ, तो ये सब जो है सोशल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो हमने अभी क्या पढ़ा था, वैसे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैन मेड एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, हम इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे और सोशल एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट पढ़ा।
अभी क्लास आपकी और शुरू हो रही है, काफ़ी जो पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अब लेने वाले हैं। मैं बहुत सारी कुछ ऐसी बातें करूंगा जो इधर उधर की ज़रूर होगी, बट वो ज़रूरी होगी आपका एक सॉलिड बेस बनाने के लिए। तो ये मत समझिए कि वो लाइन में निकालूँ जो मेरे एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आऊँगा उस पर, आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए। पर आपको जब समझना है कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पूरी सोच को उस प्रकार से आपको आधार लेके समझना है। तो इसलिए पूरा बने रहिए और एक एक चीज़ को ढंग से समझिए। और इस प्रकार से कहानी से मैं आपको कहूँगा, इस प्रकार से मैंने उसको पूरा डिज़ाइन किया है कोर्स को, तो आप एक बार समझ के अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम स्ट्रक्चर की, हम बात कर रहे थे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, जो ये एनवायरनमेंट है आपके सामने, इसका जो संरचना है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, मैं हर एक इंग्लिश टर्म को हिंदी में भी यूज़ करूँगा, और आपको करना क्या है, नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं। आप ये सुन रहे हैं, पीपीटी हमारे पास में है, सब चीज़ हमारे पास में है, पूरा मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके बावजूद भी इसके साथ आपको कॉपी में लिखना है जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो लिखनी है। मैं कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके साथ में अगर आपको कोई और अच्छा एग्जांपल अगर आपको याद आता है तो ज़रूर लिखिए। अगर आप दोस्त डिस्कस करते हैं, उसका कुछ और पॉइंट है तो उसको ज़रूर लिखिए। तो वो आपका जो समझ है उसको कॉपी में आप ज़रूर उतारेंगे, नोट्स ज़रूर बनाएंगे आप। ठीक है, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर बताएं। और साथ में मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ, अगर मैं लिखा नहीं हूँ इंग्लिश में पर हिंदी में बोल रहा हूँ तो हिंदी में आप उसको लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जो आसपास जो एनवायरनमेंट हमारा बना हुआ है वो एक है, किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो आप आसानी से हम सिंपल भाषा में कहें तो बोलेंगे आप कि ये जो वायु है, ओके, ये जो पृथ्वी जिस पे आप खड़े हुए हो, और ये जो आपकी जल जो है वो, तो उसको आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट बोलेंगे। कई लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर इस अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पे लाइफ है। देखिए, जैसे कि अर्थ की सरफेस है, अर्थ के जो क्रस्ट है और अर्थ के नीचे जो अपर मेंटल है, वहाँ पे मान लीजिए लाइफ है, पर जो इनर कोर है अर्थ की, जो आउटर कोर है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, तो उसको मैं बायोस्फीयर में नहीं मानूंगा। ऐसे ही समुद्र में कुछ ऐसे टेम्परेचर है, कुछ ऐसी स्थिति है जहाँ पे लाइफ नहीं रह सकती है, तो उसको मैं जो है बायोस्फीयर में नहीं मानूंगा। पर सिंपल सी बात है कि अर्थ का वो भाग जो बायोस्फीयर वो कहलाएगा, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको मैं बोलूँगा बायोस्फीयर। इसको लिख लीजिए आप कि बायोस्फीयर क्या है, जिसको हम जैव मंडल बोलते हैं, वो एरिया है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, अब बात हम करें जो मेन जो तीन इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो समझते हैं, वो है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको कहते हैं? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल, जो अर्थ की क्रस्ट है और नीचे जो अपर मेंटल पार्ट है, अभी मैं आऊँगा उस पर। उसके बाद में आएगा जल, उसके बाद में आएगा जल मंडल आएगा, जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे, और उसके बाद आप पढ़ेंगे उसमें वायुमंडल, जिसको हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, लिथोस्फीयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लिथोस्फीयर से हम लोगों ने स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिथोस्फीयर को हम हिंदी में स्थल मंडल बोलते हैं, और ये 29% ऑफ द अर्थ सरफेस। आप जानते हैं कि इस अर्थ एक गोल शेप में एक अर्थ है आपकी, तो उसमें 29% जो है आपका लैंड है, ठीक है, और बाकी जो 71% बचा वो है आपका वाटर सरफेस। मैं बात कर रहा हूँ अर्थ सरफेस की, मतलब जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्थ सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक गोला है ना उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप समझिए कि अर्थ का 29% भाग है अर्थ सरफेस का, जो सॉलिड पार्ट है, जो लिथोस्फीयर में आता है, और बाकी जो 71% है वहाँ पे वाटर है। तो क्वेश्चन ये आता है कि लिथोस्फीयर कितना पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, तो आपको बताना है 29% है आपका अर्थ सरफेस। और अगर आपसे पूछा जाए अर्थ आपकी जो वाटर है वो कितना है, तो आप बताएंगे लगभग 70% या फिर 71% आप उसको बोलेंगे, या फिर 30-70 का रेशियो आप मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अर्थ में दो पार्ट होते हैं, एक होता है शैल पार्ट और एक होता है सॉइल। जो शैल पार्ट होता है वो होता है कठोर, और जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो होती है मृदा। तो आप ये लिख लीजिए, सारी चीज़ लिख लीजिए कि स्ट्रक्चर में लिथोस्फीयर हम पढ़ रहे हैं, और लिथोस्फीयर मतलब स्थल मंडल। स्थल मंडल जो है 29% ऑफ द अर्थ सरफेस कंस्टिट्यूट करता है, और उसके टू पार्ट्स होते हैं, शैल और सॉइल। जो शैल पार्ट होता है वो हार्ड होता है, और सॉइल पार्ट मृदा पार्ट होता है वो आपका सॉफ्ट होता है। और इसमें मिनरल्स, माउंटेन्स, प्लेटू मतलब पठार, रॉक्स, चट्टान, सारी चीज़ जो है इस चीज़ में आती है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन में, अर्थ की क्रस्ट देख रहे होंगे, अर्थ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया काट के हमने डायग्राम में इसमें बताया है। तो सबसे पहले जो व्हाइट रंग का है उसको हम बोलते हैं इनर कोर, जो सबसे अंदर का जो
पार्ट है। उसके इनर के बाद आता है आउटर कोर, और उसके बाद आता है मेंटल, और उसके बाद आता है अपर मेंटल, और अपर मेंटल के ऊपर आता है क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट जिस पे आप खड़े हुए हो, जिस पे आप ये आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है, उसको हम पूरा पार्ट को क्रस्ट बोलेंगे। उससे थोड़ा सा किलोमीटर और नीचे उसको हम बोलेंगे क्रस्ट। तो वो क्रस्ट और अपर मेंटल पार्ट मिला के हमारा लिथोस्फीयर बनता है। मतलब लिथोस्फीयर मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी अर्थ जो है वो लिथोस्फीयर में कहलाएगी ना। जो चीज़ हमको अफेक्ट कर रही है एक प्रकार से हम देखा जाएगा तो उसको हम बोलेंगे हमारा लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर में हमारा क्या आ जाएगा, आपका ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट जिसको बोलेंगे, उसके बाद में अपर मेंटल वाला पार्ट जिसको हम अपर मेंटल बोलते हैं। ये आपका जो आता है स्ट्रक्चर में लिथोस्फीयर का स्ट्रक्चर मैंने बताया आपको। फिर आइए हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर में जो ओशन है, जो समुद्र है, जो लेक है, जो रिवर्स है, ये सारा जो पार्ट है, जो पानी का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और जो बर्फ़ गल रही है, बर्फ़ के रूप में भी जो पानी है उसको भी हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। तो ये सारा पार्ट हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है और ये 71% ऑफ अर्थ सरफेस कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब बढ़े आगे हम। अब देखिए जो क्वेश्चन आपका बनेगा, जो खासा इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको, वह स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है, जो हमारी अर्थ है इस प्रकार का गोला है, उसके ऊपर आप खड़े हो, ये ऊपर देख रहे हो, ये सब आसपास देख रहे हो, ये क्या है, ये है आपका एटमॉस्फेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। और इस वायुमंडल को हमने 4 काल्पनिक स्पेयर्स में, हमने इमेजिनरी स्पेयर्स हमने ड्रॉ कर रखे हैं, और उसको डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट प्रेशर कंडीशन के हिसाब से, डिफरेंट जो उसके कंपोजिशन के हिसाब से हमने उसको 4 भागों में बांटा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि फिजिकली कोई लेयर जमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मानव ने, हम लोगों ने उसको अंडरस्टैंड के लिए कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे कितना प्रेशर है, कहाँ पे कैसी कंडीशन है, उस प्रकार से हमने अपने एनवायरनमेंट को 4 भागों में, एटमॉस्फेयर को 4 भागों में बांटा हुआ है। और इस एटमॉस्फेयर के बाद, ये आपकी अर्थ है, इसके बाद एटमॉस्फेयर आ गया, और उसके बाद में आएगा स्पेस आएगा, फिर बाद में आपके चांद तारे ये सब चीज़ आ जाएंगी। पर ये जो हम अभी जो हम एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं उसमें ये अर्थ सरफेस है, अर्थ है, इस प्रकार से गोल आपकी अर्थ है पूरी। तो इसके ऊपर का जो पार्ट है और ऊपर स्पेस तक के पार्ट को हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर बोलेंगे। और इस एटमॉस्फेयर को हमने मेजरली 4 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज है, आइए देखते हैं, और उसका हिंदी और इंग्लिश नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं हम, वो होता है शोभ मंडल से, और जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले क्या है दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर और शोभ मंडल। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर और शोभ मंडल, ठीक है। अभी मैं इसमें, आप घबराइए मत, एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा कि शोभ मंडल क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल क्या है, आपका मीजोस्फेयर मध्य मंडल क्या है, मध्यम मंडल क्या है, और आपका थर्मोस्फेयर मतलब ताप मंडल क्या है, सब मैं चीज़ बताऊंगा। बट आप इसको एक बार लिख लीजिए जैसे मैं कहते जा रहा हूं। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, अपने नोट्स जरूर बनाइए। तो मैं बात कर रहा था स्ट्रक्चर की, बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था एटमॉस्फेयर की बात कर रहा था, और मैंने आपसे बात करी कि सबसे पहले, सबसे नीचे ये आपकी गोला है, अर्थ सरफेस आ गई इस प्रकार की, ठीक है। इससे ऊपर आपका जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर को हम शोभ मंडल भी बोलते हैं। शोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर आता है, जिसको हम हिंदी में समताप मंडल बोलते हैं। और उसके ऊपर आता है मिजोस्फेयर, जिसको हम मध्यम मंडल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर जो आता है वो होता है ताप मंडल, जिसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। तो बेसिकली अर्थ आपकी ये है। उसके बाद हमने स्फेरिकल शेप में, मतलब बॉल शेप में, ऐसे ऐसे करके हमने एक रीजन हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। तो नाम हमने समझे क्या क्या नाम है, अब हम जानते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए दोस्तों, ये एक डायग्राम आपके सामने, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इससे आपको काफ़ी चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे नीचे आप देखे होंगे ट्रोपोस्फेयर है, और इसकी जो रेंज होती है वो 18 किलोमीटर समथिंग होती है। उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, आता है क्या आता है उसके ऊपर, स्ट्रेटोस्फियर, और इसमें होती है ओजोन लेयर। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए कि ओजोन लेयर कौन से स्फीयर में होती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर और थर्मोस्फियर। तो आपका जवाब होगा स्ट्रेटोस्फियर में होती है आपकी ओजोन। अभी मैं याद करने की आपको और बता दूंगा, बट फिलहाल आप याद रखिएगा ट्रोपोस्फियर के बाद ही आपकी ओजोन लेयर जो है वो शुरू हो जाती है। क्या होती है ओजोन लेयर, उससे जुड़े क्वेश्चन क्या है अभी मैं आगे लेने वाला हूँ। समझा आपने। 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर आपकी आती है स्ट्रेटोस्फियर, आपकी आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 50 किलोमीटर से लेके अराउंड 85 किलोमीटर आपका आता है मिजोस्फेयर आता है।
और उसके ऊपर आता है आपका 85 के ऊपर आपका आता है थर्मोस्फेयर आता है। थर्मोस्फेयर क्या आता है, उसका नाम थर्मोस्फेयर क्यों है, वो सारी बातें आपको मालूम पड़ जाएगी। थर्मोस्फेयर में वैसे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है 500 डिग्री सेल्सियस रहता है, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। 500 डिग्री सेल्सियस बहुत होता है दोस्तों। 37 डिग्री सेल्सियस आपके ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। जब हमको बुखार आता है तो हमारा टेम्परेचर 38-39 डिग्री सेल्सियस होता होगा, पर ये टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस क्या होता है। तो इतना गर्म है तो जाहिर बात है उसको थर्मो मतलब गर्म से संबंधित है, और इसको हम ताप मंडल भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आई आपने। फिर से मैं बात बताता हूँ, ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे आप देख रहे हैं जो कि 18 किलोमीटर तक है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आप देख रहे हैं जिसको हम जो है समताप मंडल भी बोलते हैं, और ये इसमें ओजोन लेयर होती है। उसके ऊपर मेसोस्फेयर आता है और उसके ऊपर सबसे पहले थर्मोस्फेयर होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर हम पढ़ रहे हैं और उसमें हम पढ़ रहे हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, जो अर्थ सरफेस है उसके जस्ट चौपर वाला पार्ट है उसको हम बोलेंगे ट्रोपोस्फेयर। और जो ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या कहते हैं, शोभ मंडल कहते हैं। ये शोभ मंडल जो है ये अराउंड 18 किलोमीटर, ये वेरी करता है, लगभग 15 किलोमीटर समथिंग आप समझ लीजिए इसको। तो 15-18 किलोमीटर समथिंग ये रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी इस पूरे एटमॉस्फेयर में जितना भी मटेरियल है इन टर्म्स ऑफ गैसेज स्टेट्स, इन टर्म्स ऑफ वाटर वेपर वाष्प, जो भी मटेरियल इस एटमॉस्फेयर में है उसका 90% पार्ट जो है आपका ट्रोपोस्फेयर में आता है, शोभ मंडल आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा पार्ट एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट कंस्टिट्यूट करता है, वो करता है ट्रोपोस्फेयर। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बताऊँ, आप ये सोच रहे होंगे दोनों में अंतर देखो। ये नहीं पूछा हूँ कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा नहीं है ये, क्योंकि मात्र 18 किलोमीटर समथिंग ही है ट्रोपोस्फेयर। फिर 18 के बाद 50 यानी कि 30 किलोमीटर की रेंज में स्ट्रेटोस्फेयर आ रहा होगा। फिर 50 से 85 मतलब 35 किलोमीटर मेसोस्फेयर आ रहा है। फिर थर्मोस्फेयर तो आपका और बड़ा रहता है। ठीक है, बट जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि जो मटेरियल जिसमें पदार्थ जिसमें ज़्यादा है वो आपका ट्रोपोस्फेयर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखें कि जो बरसात होती है, जो आपके तूफान आते हैं, बारिश आती है, ये जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होती है एनवायरनमेंट की, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में होती है, यानी कि आपकी शोभ मंडल में होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर, जैसे आप उसमें चढ़ते जाते हो, ऊपर से अर्थ से ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हो, ठीक है, अब पहाड़ की जो ऊंचाई है वो भाई 1 किलोमीटर समथिंग, 2 किलोमीटर समथिंग रहेगी, कितनी रहेगी उसकी, है ना। तो वो पहाड़ की ऊंचाई तक आप जाओगे तो वो आपका ट्रोपोस्फेयर ही होगा। और उसमें आप देखा होगा जैसे जैसे आप चढ़ते जाओगे आपको सर्दी वहाँ पे लगी, जैसे पहाड़ी एरिया रहेंगे वहाँ पे आपको ठंड लगती है। तो इसलिए कि हाइट के साथ में जो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता रहता है। तो ये है हमारी ट्रोपोस्फेयर की कंडीशन, जिसमें हमने पढ़ा लगभग 18 किलोमीटर समथिंग इसकी रेंज है। टेम्परेचर जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर इसका घटेगा। ठीक है, और 90% ऑफ पदार्थ जो है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में है। और जो बरसात होती है, तूफान आते हैं, आंधी आती है, ये सारी चीज़ जो भी आपकी भौगोलिक जो भी कंडीशंस है, ज्योग्राफिकल जो कंडीशन इस प्रकार की होती है, वो आपकी ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। आगे हम बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं। तो समताप मंडल की क्या प्रॉपर्टीज है दोस्तों, वो देखते हैं। तो समताप मंडल जो है बिटवीन, मतलब ये आपके सरफेस है, इसके बाद आएगा क्या, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद आपका आएगा स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर क्या आएगा आपका मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। हिंदी में बोलूं तो अर्थ सरफेस आ गई, अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया आपका अर्थ सरफेस, शोभ मंडल आ गया, शोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के ऊपर क्या आया आपका, समताप मंडल के ऊपर आपका आ गया मेसोस्फेयर, या इसको हिंदी बोलते हैं मध्यम मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर की जो रेंज है वो है 18 से 50 किलोमीटर। स्ट्रेटोस्फेयर की जो रेंज है वो है 18 तक, तो वो आ गया था आपका ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद में जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है 18 से 50 किलोमीटर, मतलब अगेन ये भी वो 18 किलोमीटर था, ये 30 किलोमीटर 18 से ऊपर लगभग आपका आ गया। तो ये 18 से 50 किलोमीटर है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब जो क्वेश्चन आपका, जो गोल्डन क्वेश्चन आपका इससे आता है वो आता है ओजोन लेयर का, कि पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है। तो ओजोन लेयर जो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। और ओजोन लेयर जो है आप इसमें एक मिनट, यहाँ पे शायद मैंने इसमें क्लाउड और ये लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसमें आप एक मिनट,
इसमें ओजोन इसमें ओजोन लेयर भी होती है, इसलिए हम इसको ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं। तो ओजोनोस्फीयर जो है मेरा इसका स्ट्रेटोस्फीयर या फिर आपका समताप मंडल का ही दूसरा मतलब है। फिर इसमें अगेन जो बात इसमें आएगी, इसमें वो आएगी आपकी ओजोन लेयर क्या होती है। ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो O3, ओजोन मतलब O3, तो जब सनलाइट आती है तो उसमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट होती है, तो उसकी जो मेजर जो हार्मफुल लाइट होती है वो ओजोन लेयर हमारी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये प्रकार से हमारी रक्षा करती है। अगर ये ओजोन लेयर नहीं हो तो हमारी जो जीव है, जो पूरी बायो जो लाइफ है, हमारी बायोडाइवर्सिटी है, वो पूरी नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सन की जो अल्ट्रावायलेट रेस से ये पेड़ पौधे या मनुष्य सब समाप्त हो जाएगा। तो भगवान ने या फिर करिश्मा कहिए कि एक इस प्रकार की O3 की लेयर बनी हुई है जिसने सन की अल्ट्रावायलेट लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी लाइट को जाने देता है, जिससे कि सब लोग जो है बचे रहे, जिंदा रह सके। पर बात क्या है कि एक चीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक पॉल्यूटेंट है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ये जो मटेरियल जो है या फिर जो केमिकल है, इस अर्थ की जिस ओजोन लेयर को जो है छेद कर रहा है, या फिर उसको मतलब उसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। अगर ये ओजोन लेयर को वो काट रहा है, उसमें छेद कर रहा है, अगर वो ओजोन लेयर वीक पड़ जाती है तो बहुत सारी सनलाइट आपकी आराम से आएगी, हार्मफुल लाइट भी आएगी इसमें, और स्किन कैंसर जैसी भयंकर घातक बीमारियां भी इससे होगी। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि किस कारण से ओजोन लेयर वो हो रही है इफेक्ट, तो हम बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन केमिकल से। और ओजोन लेयर क्या करती है? प्रोटेक्टिव लेयर है जो हमको किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। और ये कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, और स्ट्रेटोस्फीयर का ही दूसरा नाम क्या है? ओजोनफेयर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अच्छा हाँ, एरोप्लेन जो है वो इस रीजन में फ्लाई करते हैं क्योंकि ये लेस टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट मतलब हवा इसमें ज़्यादा बहती नहीं है, फिर हवा इसमें ज़्यादा होती नहीं है। तो और जो नीचे वाला पार्ट है ट्रोपोस्फियर, वहाँ पे तो क्या हवा ज़्यादा बहती है, तो एरोप्लेन को चलने में थोड़ी मुश्किल आती है। पर जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे ज़्यादा टर्बुलेंस नहीं है, हवा का इतना भाव नहीं है, तो आराम से एरोप्लेन आपका जो है मूव करता है। तो इसलिए एरोप्लेन जो होते हैं वो इस रीजन में फ्लाइट करते हैं। और इसमें क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइट, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हमने क्या देखा था ट्रोपोस्फीयर में? क्या देखा था सबसे नीचे वाले में? जैसे जैसे आप पहाड़ चढ़ोगे, जैसे आप हाइट बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका जो है तापमान आपका घटेगा। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे तापमान आपका बढ़ेगा, और इसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, हिंदी में कहते हैं समताप मंडल। अब आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात आगे आती है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर को हम हिंदी में मध्यम मंडल भी कहते हैं, और इसकी रेंज आती है 50 to 85 किलोमीटर। मतलब शुरुआत हमने 18 किलोमीटर वाली करी थी ट्रोपोस्फीयर से, उसके बाद 18 से 50 गए अपन आपके समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, और फिर 50 किलोमीटर के ऊपर 85 किलोमीटर मतलब 85 किलोमीटर तक हमारा आ रहा है मीजोस्फीयर आ रहा है। ठीक है, और इसमें अब इसमें उल्टा अगेन सेम हो जा रहा है कि भाई टेम्परेचर के साथ में हाइट के साथ में टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है आपका मीजोस्फीयर में, जिसको हम मध्यम मंडल भी कहते हैं। अब आगे आइए थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर सबसे अपर पार्ट है, और इसमें इसकी रेंज जो है 85 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर है। बेसिकली 18 किलोमीटर तक गए, 18 के बाद 50, 50 गए, 50 के बाद 85 गए, और फिर 85 के बाद 500 किलोमीटर तक आपका आ जाएगा थर्मोस्फीयर, और उसके बाद में आ जाएगा आपका आउटर स्पेस। फिर इसमें क्या है? अब इसमें टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। इसमें ये अल्ट्रावायलेट एक्सरेज सन की एब्जॉर्ब करता है, इससे काफ़ी गर्म रहता है ये, और इसका जो तापमान है वो 500 डिग्री सेल्सियस रहता है। सबसे ज़्यादा जो तापमान होता है वो किस में होता है? थर्मोस्फीयर में होता है, इसलिए उसका नाम थर्मोस्फीयर पड़ा, और इसको हम तापमंडल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और इसमें हाई अल्ट्रावायलेट रेज और एक्सरेज एब्जॉर्ब होती है इस रीजन में। और इसमें देखो एक और बात, इसमें क्या लिखा हुआ है? फील लाइक कोल्ड एज एयर इज वेरी थिन। इसमें लिखा है कि आप इसमें सर्दी की तरह फील करते हो। अब आप बोलोगे कि सर आप बता रहे 500 डिग्री सेल्सियस है, और आप बोल रहे हैं कि हमें यहाँ पे सर्दी लगेगी हमको। कारण है इसके पीछे, कारण इसके पीछे कि वहाँ पे एयर नहीं होती है, और जो हमको गर्मी लगने का जो माध्यम होता है सबसे बड़ा, वो होता है कन्वेक्शन से होता है। आप एयर जो है आपकी वो आपको आसपास है वो आपका और गर्म कर रही होती है, पर यहाँ पे एयर है नहीं, यहाँ पे थिन, बहुत एयर में कुछ है ही नहीं, बहुत थिन लेयर है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इस कारण से हमको एज आ कोल्ड वहाँ पे फील होता है आपका
थर्मोस्फेयर में। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया पूरा। तो हमने 4 लेयर के बारे में पढ़ा। अब बोलेंगे सर आपने पढ़ा दिया, याद नहीं हो रहा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हिंदी में बोले तो शोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यम मंडल और उसके बाद में आपका ताप मंडल। तो कैसे याद करें, आइए उसकी मेमोरी ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश के स्टूडेंट्स देखिए, ट्रस्ट मी देयर, क्या मैं बोला, ट्रस्ट मी देयर, ट्रस्ट मी देयर। तो टी आर सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर आपका बनेगा। उसके बाद में एस टी जो आ रहा है, एस टी, टी आर यू, उसके बाद हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। theory2practical.com जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपरेशन।